Hello and welcome to Maths Brush Up for Interviews। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक इंटीग्रेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था कि मिनिमम नॉलेज आपको किसी भी इंटरव्यू में कितनी होनी चाहिए डिफरेंशिएशन के बारे में, तो उसी तरीके से मिनिमम नॉलेज जो आपको इंटीग्रेशन की होनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी इन वीडियोस से कोई भी हेल्प मिलती है तो आप वीडियोस को लाइक करें और जो वीडियोस के नीचे आपको बेल बटन दिखाई देता है उसको प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो आपका डेरिवेटिव होता है उसका उल्टा कर दें तो आपको इंटीग्रल मिलता है। तो हम कहते हैं इंटीग्रल्स आर एंटी डेरिवेटिव। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको sin x का डेरिवेटिव मालूम है कि डेरिवेटिव हमने sin x का फॉर्मूला किया हुआ है कि डेरिवेटिव sin x इज cos x। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज cos x। अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी cos x को उल्टा कर दें तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाता है? sin x। तो जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x है cos x, तो हम इसका रिवर्स क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x। तो इसको हम रीड क्या करते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। इसका उल्टा हम क्या रीड करेंगे फिर? एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। तो इसका एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपका साइन एक्स हो गया, राइट। तो लिखने का तरीका क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल भी बोलते हैं, तो इसको हम सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम ये लिखते हैं कि ये है इंटीग्रल का साइन, इस तरह से। तो इंटीग्रल ऑफ, फिर आप फंक्शन लिखते हैं किसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं? इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट में? वेरिएबल जो भी आपका एक्स है तो उसके साथ डी लगा देते हैं, डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या फॉर्मूला बन गया? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव था cos x, तो हमारे पास cos x का इंटीग्रल क्या आ गया? sin x। तो उल्टा करके आप ऐसे निकाल देते हैं। अब एक चीज का और आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर जो हम sin x के साथ कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जैसे आपने डेरिवेटिव ऑफ sin x लिखा था, यहाँ पर हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस c। c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेकर देखें तो क्या होगा? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो हम इनको अलग अलग डेरिवेटिव लेकर देख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये cos x आ जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको मालूम है जीरो, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस c इज ऑल्सो cos x। इसका मतलब क्या हुआ कि sin x के साथ आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दे, 1 2 3 4 और फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी आप ऐड करें यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, तो डेरिवेटिव फिर भी cos x रहेगा। इट मीन्स अगर जो आप सिर्फ आप cos x का इंटीग्रल करते हैं तो यू कैन राइट sin x, और cos x का इंटीग्रल करते हैं तो आप sin x प्लस c भी लिख सकते हैं। तो इन जनरल हम क्या करते हैं? इसको sin x प्लस c लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप c की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो cos x का इंटीग्रल sin x रह जाता है। तो इट मीन्स इन जनरल आप क्या देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आपको लगाना पड़ता है c। तो इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आपका प्रेजेंट हो तो इसे हम बोल देते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक cos x का फॉर्मूला डिराइव करके बताया कि हमें sin x का डेरिवेटिव मालूम था cos x, तो इसका हमने रिवर्स कर दिया कि cos x का इंटीग्रल आपका sin x प्लस c हो गया। इसी तरीके से जितने भी आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं उन सबको हम अगर जो रिवर्स कर दें तो हमें इंटीग्रल के फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले आपको मैंने डिराइव करके बताए हैं कि किस किस फॉर्मूले से, डेरिवेटिव के किस फॉर्मूले से आपका इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला होता है। जैसे आप ये राइट साइड पर देखें डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हैं, तो पावर रूल से था आपका कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, एन आपका आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, ये है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप x की पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव लें तो ये हो जाता है। तो इसका रिवर्स कर दें हम इसको, तो इसको रिवर्स करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसका इंटीग्रेशन n प्लस वन, एक्स की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स रेज पावर n प्लस वन। लेकिन हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रल, अगर तो n प्लस वन क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसके नीचे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन के अंदर पावर रूल बन जाता है। इट मीन्स कि आपको करना क्या होता है पावर रूल के अंदर, कि जो भी आपको यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर है n, आपको करना क्या है? पावर को एक इंक्रीज कर देना है और न्यू पावर आपको नीचे लगा देनी है। पावर रूल बन गया। इसी पावर रूल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रल भी कर सकते हैं कि आप पावर वन है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाता है। और अगर जो एक्स नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपका ये वन माना जाएगा, फिर अगर तो सिर्फ आपको इंटीग्रल करना है dx का तो ये वन है यानी x की पावर जीरो है, इसमें भी पावर रूल लगाएं तो आपका ये x प्लस सी
आ जाता है, यानी डी एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस सी हो गया। अब अगर जो आप 1/x का इंटीग्रल करें तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, तो 1/x का उल्टा कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x और साथ में आपको प्लस सी लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपको मोड में लगाना है। log के अंदर जो भी आर्गुमेंट होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो आपको ये मोड में रखना है। यहाँ पर जो x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन log के अंदर क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है तो आपको ये हमेशा मोड में लगा कर रखना होगा। ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि ई रेस टू द पावर एक्स होता है यहाँ पर, तो ई रेस पावर एक्स का इंटीग्रल भी आपका ई रेस पावर एक्स रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये देखें कि ए रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेस पावर एक्स लॉग ए होता है, तो अगर जो आपको इंटीग्रल करना है ए रेस टू द पावर एक्स का, तो इस लॉग ए को आप इसके नीचे कर देंगे तो ए रेस पावर एक्स का इंटीग्रल हो गया ए रेस पावर एक्स अपॉन लॉग ए। और साइन एक्स का इंटीग्रल आपका माइनस कॉस एक्स होगा क्योंकि आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, आपको साइन एक्स का इंटीग्रल चाहिए, माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस कॉस एक्स। ये आपको मैंने डिराइव करके बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को उल्टा कर दिया, आपको कॉस एक्स का इंटीग्रल कर देते हैं तो आपका ये साइन एक्स आ जाता है। ये आगे के जो फॉर्मूले हैं डायरेक्ट आपके एक्चुअल में ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले से नहीं आया, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से आपके निकल के आते हैं फॉर्मूले, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले लिस्ट करके दे रहा हूँ कि tan x का इंटीग्रल आपका log sec x होता है। फिर भी आप चेक कर सकते हैं इसको कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेकर देखेंगे तो आपका ये tan x आ जाएगा। सिमिलरली cot x का इंटीग्रल आपका log sin x होता है, आप इसका डेरिवेटिव लेकर देखेंगे तो आपका ये cot x आ जाता है। ऐसे ही sec x का इंटीग्रल log sec x plus tan x, cos x का cos x minus cot x। सिमिलरली आप बाकी सब फॉर्मूले अगर जो इंटीग्रल डेरिवेटिव के देखें, ये आपको राइट साइड पर डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिख कर दे रखे हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan x आपका sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो ये आ गया आपका cos x, cot x का इंटीग्रेशन सॉरी cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x होता है, तो आपको cos x स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए, माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस cot x। सिमिलरली sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल दिस, cos x का डेरिवेटिव दिस, तो ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो cos cot x का इंटीग्रल माइनस cos x। सिमिलरली आप इनवर्स ट्रिगो में देख सकते हैं कि इनका जो डेरिवेटिव है उसको रिवर्स करके हम इंटीग्रल के फॉर्मूले ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये इंटीग्रल के फॉर्मूले ऑब्टेन किए। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका वो पावर रूल है। पावर रूल आपको मालूम है कि कैसे करते हैं कि एक पावर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में एक पावर आपने इंक्रीज कर दी एक्स और न्यू पावर आपको नीचे कर देनी है। सिमिलरली आप एक्स की पावर 3/2 देखते हैं, चाहे आपकी पावर कैसी भी हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, आप इस तरीके से पावर रूल लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/x क्यूब है, नीचे आपका एक्स क्यूब आ गया, ये ध्यान रखना आपको वेरिएबल न्यूमरेटर में शिफ्ट करके आप पावर रूल लगाएंगे, तो इसलिए एक्स की पावर -3, तो -3 में आप 1 ऐड कर देते हैं, -3 + 1 और नीचे 1 जो न्यू पावर आती है वो नीचे लिख देनी है आपको। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ जाता है इसका। एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि 1/x जो dx 1/x dx इसका जब इंटीग्रल करते हैं तो इसमें भी पावर रूल लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/x x की पावर -1 dx, इसको आप सॉल्व करके देखते हैं तो -1 + 1 ऐसे इस तरह से लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर नीचे उससे 0 आ जाता है, विच बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रल हम इस तरीके से यानी पावर रूल से नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हम कैसे करें, जैसे कि आपको मालूम है कि 1/x log x का डेरिवेटिव होता है, तो हम इसका रिवर्स कर दें, यानी इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मोड में लगाना है x, क्योंकि आपका नेगेटिव भी पॉसिबल है तो हमें उल्टा करना है इसको, तो log mod x करेंगे, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला था। अब कुछ देख लेते हैं कि हम फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करें। कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जितने भी मैंने आपको ये फॉर्मूले लिस्ट करके दिए, इन सब फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कब आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। आप इन सब फॉर्मूलों को तब अप्लाई कर सकते हैं अगर इन सब में x की जगह पर, जो भी आपका ये x है, इन सब में x की जगह पर आपके पास कोई लीनियर पोलिनोमियल है, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन हो x की जगह पर, तब आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ x है तो x की जगह पर कोई लीनियर ax + b, 2x + 3, ये आपके लीनियर पोलिनोमियल होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब जिसमें ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, राइट। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं या यहाँ पर देख लेते हैं, x की जगह पर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है उस फॉर्मूले को। वो कैसे करना होता है, एक एग्जांपल से आप इसको समझ लें। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन 2x + 3 dx, इसका हम इंटीग्रल करना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आप, ये वाला कि इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, इसका इंटीग्रल होता है -cos x + c। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि x जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें x की जगह पर आपके पास क्या है, तो आप देख रहे हैं आपके पास x की जगह पर है 2x + 3।
क्योंकि ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है आपका ये 2x+3। तो x की जगह पर, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर का मतलब इनमें जो भी टर्म्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो ये x की पावर 1 है यहाँ पर। तो आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन मॉडिफिकेशन करना होगा। तो आप क्या करते हैं कि साइन 2x+3 का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर्मूला लगाकर, तो माइनस कॉस 2x+3 तो लिख देते हैं, क्योंकि माइनस कॉस एक्स है तो आपको x की जगह 2x+3 लिखना है। लेकिन साथ में मॉडिफिकेशन क्या है कि जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, वो आपको होल के नीचे 2 लिखना है, यानी जो भी आपका फॉर्मूला है उसके नीचे आपको एक कोफिशिएंट और लगा देना है। एक और एग्जांपल आप लेकर देख लें, जैसे सेक एक्स, आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं सेक एक्स टेन एक्स, जो इसका आंसर आता है आपका सेक एक्स। तो अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो एक्स की जगह पर आपके पास है 1 - 3x, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको आप सेक एक्स, एक्स की जगह पर ये लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्स का कोफिशिएंट है -3 वो आपको डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा -3, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि कुछ रूल्स होते हैं आपके इंटीग्रल के, जैसे कि आपके डिफरेंशिएशन के रूल थे कि प्लस माइनस हो या मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो आप कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसे ही प्लस माइनस का रूल होता है, और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसका रूल होता है। वो रूल क्या है कि अगर जो बीच में आपके प्लस माइनस है दो फंक्शन के, तो दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है और आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आप सेपरेट इंटीग्रल कर सकते हैं इनको, राइट। और अगर जो आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में किसी फंक्शन के साथ और इंटीग्रल करना चाहते हैं, तो आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से आप समझ लें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एग्जांपल है 4x⁵ -3x³ dx, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। 4x⁵ dx माइनस, ये माइनस साइन बीच में लगाए, 3x³ का इंटीग्रल ये अलग। अब इनका इंटीग्रल कैसे करेंगे, अब आप देखें यहाँ x⁵ के साथ मल्टीप्लाई में 4 कोई कांस्टेंट है, जैसे ये वाला रूल था आपका k, इसको आप बाहर कर सकते हैं, तो 4 को बाहर करेंगे, x⁵ dx इसका इंटीग्रेट। सिमिलरली यहाँ 3 को बाहर करके इसको इंटीग्रेट। इनमें पावर रूल लगा देते हैं, x⁵ है तो ये 6 हो गया, न्यू पावर नीचे, ऐसी x⁴ न्यू पावर नीचे। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूलों को और रूल्स को। अब हम समझ लेते हैं कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको बताया, इनडेफिनेट इंटीग्रल कौन से होते हैं, जिनके रिजल्ट में आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली अगर जो हम देखें कि जो भी हमारा इंटीग्रल है इसको हम y के साथ इक्वेट कर दें तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं इसमें। तो सी की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी लेकर आप एक ग्राफ बना सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो आपका इंटीग्रल आता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व। तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व आ जाती है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। और फैमिली ऑफ कर्व यानी बहुत सारी कर्व। तो ये कर्व होती कैसे हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी आप देखते हैं कि देयर विल बी डिफरेंट कर्व, लेकिन वो सब कर्व क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ एफ एक्स जो है x² आ जाता है, जैसे y = x²। तो अगर आप y = x² से इसका ग्राफ बनाते हैं, तो c की डिफरेंट वैल्यू के लिए आप ये ग्राफ बनाकर देखें, सब पैराबोला के ग्राफ बनते हैं कि c की वैल्यू 0 लें तो आपका ग्राफ ये बनता है इस तरह से, ये पैराबोला। अगर आप c की वैल्यू 1 कर दें तो ये वाला पैराबोला बन जाता है, अगर c की वैल्यू 2 करें तो ये पैराबोला। पैराबोला में हो क्या रहा है कि सिर्फ वर्टेक्स आपका शिफ्ट हो रहा है, कि पहले ये जो आपका 0 पर था, फिर 1 पर आ गया, फिर 2 पर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कर्व एक दूसरे के ये पैरेलल आएंगे। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि इट विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, यानी ऐसी कर्व जो एक दूसरे के पैरेलल आती है इसमें। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल का। अब हम देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, उसको आप इंटीग्रेट करते हो बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू a से लेकर एक्स की वैल्यू b तक। तो जो लोअर वैल्यू है उसको हम इंटीग्रल साइन के नीचे लिख देते हैं, जो हायर वैल्यू है उसको हम इंटीग्रल साइन के ऊपर लिख देते हैं। तो नीचे जो हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखते हैं हम इसको अपर लिमिट। तो आपने इस तरीके से इंटीग्रेट किया, किससे, ए से लेकर बी तक आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो इसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो आपका जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता था वो आपका रिमूव हो जाता है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। क्यों, आप इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि होता क्या है।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो आपको वही इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करें तो मान लो एफ एक्स आ जाता है। तो अगर जो अब हम लिमिट लगा दें इस एफ एक्स में ए टू बी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स लिमिट ए टू बी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर है, रिजल्ट आपका ये है, तो डेफिनेट इंटीग्रल जब हम करेंगे यानी कि इसको ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें करना क्या है कि पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे रिजल्ट के अंदर, जैसे ये एफ बी आ गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, राइट। अब आगे हम देखते हैं इसको, एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि है क्या इसके अंदर। कि मान लीजिए कि एक्स स्क्र डी एक्स आप इंटीग्रेट कर रहे हैं -5 to 2, तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स स्क्र पावर रूल से सॉल्व हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज होगी, न्यू पावर नीचे, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है -5 to 2। पहले आप 2 अपर लिमिट इस एक्स की जगह पर पुट करेंगे, 2 क्यूब अपॉन 3, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक्स की जगह पर -5 पुट करेंगे, -5 का क्यूब अपॉन 3, इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल सिंपली है क्या कि आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है और बाद में आपको लिमिट पुट कर देनी है। तो अभी मैंने आपको सीधा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बताई, लेकिन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को समझने के लिए पहले आपको एरिया फंक्शन मालूम होना चाहिए कि क्या चीज होती है। तो एरिया फंक्शन देखने के लिए हम क्या देख करते हैं कि पहले एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं। मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू a से लेकर b तक आपका डिफाइंड है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम एक एरिया फंक्शन डिफाइन करते हैं ए एक्स। वो क्या होता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू एक्स, इसे हम बोलते हैं एरिया फंक्शन। इसको एरिया फंक्शन एक्चुअली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इंटीग्रल है इट रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स। ठीक है, यानी ये जो चीज है वो रिप्रेजेंट कर रही है एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, और कहां से लेकर कहां तक? एक्स की वैल्यू ए से लेकर एक्स तक। तो ये एरिया फंक्शन है। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है आपके इंटीग्रल कैलकुलस की, वो क्या बताती है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो आपका ये वाला फंक्शन रिजल्ट में आ जाता है। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज एफ एक्स। और सिंपली आप क्या कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इज एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स है और इंटीग्रल का साइन है, दोनों इसका मतलब एक दूसरे से रिमूव हो जाते हैं, बच जाता है सिर्फ एफ एक्स। तो ये आपके फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस थी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर। इंटीग्रल को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इंटीग्रल को यूज करने के लिए जैसे अभी आपको बताया कि एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आपका इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं इंटीग्रल को। तो एरिया अंडर द कर्व आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। जब आप बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस करते हैं तो आप वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, और बाउंडेड बाय वाई एक्सिस करते हैं तो एक्स डी वाई इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए टू बी या सी टू डी। लेकिन ये होता आया कैसे, मतलब ये इंटीग्रल कैसे इसके अंदर आ रहा है? हम एरिया अंडर द कर्व ये क्यों लिख पा रहे हैं? इसको हम एक छोटा सा ये ग्राफ बनाकर समझ लेते हैं कि मान लो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपका ये बन गया। ये आपने कर्व ड्रॉ की और आपको इसका एरिया निकालना है एक्स इक्वल टू ए से लेकर बी तक बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यानी आपको कौन सा एरिया निकालना है? आप ये एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी पर लाइन बनाते हैं, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ये एरिया आपको निकालना है। तो ये जो एरिया निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पर इस पॉइंट से पास होती है एक थिन रेक्टेंगल, आप ये कंसिडर कर रहे हैं, एक थिन रेक्टेंगल जिसका बेस आपका एक्स एक्सिस पर है, और इसकी विड्थ जो है नेग्लिजिबली स्मॉल ले लेते हैं, यानी डी एक्स एक विड्थ आपने ली जिसकी विड्थ जो है बहुत ही स्मॉल है। इसकी हाइट कितनी होगी? क्योंकि ये पॉइंट आपका एक्स वाई है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इसकी हाइट होगी, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? वाई डी एक्स। इसे हम बोलते हैं एलिमेंटल रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया है वाई डी एक्स। तो ऐसी ऐसी जितनी भी रेक्टेंगल इस एरिया में यहाँ पर बनेंगी, उन सबका एरिया अगर जो हम ऐड कर देते हैं तो ये पूरा एरिया आ जाता है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि डी एक्स हमने बहुत ही स्मॉल लिया है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन जाएंगे, क्योंकि तो नेग्लिजिबली स्मॉल लिया है। तो क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करना है हमें? एक्स के वैल्यू ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक हम इन एलिमेंटल रेक्टेंगल को ऐड करते हैं, और एलिमेंटल रेक्टेंगल को ऐड करने का तरीका क्या है? इंटीग्रल। तो इट बिकम्स डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी।
तो यानी एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर y क्या होगा कि जो भी आपकी इक्वेशन होगी, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, पहले आप y को इस x में चेंज कर देंगे इस इक्वेशन से, फिर इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बाउंडेड बाय y एक्सिस जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगी, मान लो कर्व आपकी इस तरीके से है। अगर जो कर्व ऐसे है तो यहाँ पर आप एक्स वाई लेते हैं और इसमें एक थिन रेक्टेंगल बनाते हैं, कैसे कि जिसका बेस आपका वाई एक्सिस पर हो। तो थिन रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो हम डी वाई यानी कि नेग्लिजिबली स्मॉल विड्थ डी वाई ले लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। पहले एक्स एक्सिस पर थी तो हम डी एक्स ले रहे थे, अब वाई एक्सिस पर है विड्थ तो हम इसको डी वाई ले लेते हैं। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको x दे रखा है, तो ये जो लेंथ है वो आपकी x होगी, तो एलिमेंटल रेक्टेंगल का एरिया x डी वाई। तो x डी वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे ऐसे ऐसे जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसमें एक्सप्लेन किया था, तो वो x y की वैल्यू c से लेकर y की वैल्यू d तक। अब यहाँ पर y वेरी कर रहा है इसलिए y की वैल्यू लेंगे c से लेकर d तक x डी वाई। अब फिर से आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको x को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। और जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व। इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर जो हमें मालूम है तो हम जो है फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल से जो भी रिजल्ट आता है तो वो आपका फैमिली ऑफ कर्व शो करता है। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी होगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा और वो रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व। साइंस साइड में आप देखते हैं कि आप जो है आपको फाइंड करना पड़ता है वेलोसिटी, पोजीशन वगैरह। तो हम यहाँ पर देखें कि हम पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं अगर जो हमें वेलोसिटी टाइम का रिलेशन मालूम हो। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v उसका रिलेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t। तो t की टर्म्स में अगर जो वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है तो आप क्या कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मालूम है कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, यानी v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो हम क्या कहते हैं कि डी आर को लिख सकते हैं वी डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, यानी कि टाइम टी वन से टाइम टी टू तक इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे और डी आर को इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आर वन से आर टू। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि डी आर है खाली आर होगा, अपर लिमिट आर टू पहले पुट करेंगे फिर माइनस आर वन। इस तरफ तो आपका ये आ गया, लेकिन आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा कि v का रिलेशन आपको t के टर्म्स में दे रखा है, वो यहाँ पर पुट करके आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। सिमिलरली अगर जो आप एक्सलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन देखें, आपको मालूम है कि एक्सलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से आप dv निकालें, dv इक्वल टू a इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दें इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू। अगर जो आप कहते हैं कि टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है, टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अगर एक्सलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है तो वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ जाता है। और भी जगह आपका ये इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, जैसे कि आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे वायरस वगैरह होते हैं, वो टी टाइम पर कितने प्रेजेंट होंगे। मोस्टली क्या होता है कि आपके जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट टाइम टी। तो हम कहते हैं डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर जो प्रोपोर्शनल का साइन एक कॉन्स्टेंट लगता है तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरीके से कि एन नॉट से एन के अगर जो आपका टी इक्वल टू जीरो पर नंबर है एन नॉट, तो टाइम टी पर कितने नंबर होंगे एन, इसको आप इंटीग्रेट करके नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हैं टाइम टी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें, ये जो आपको बताया मैंने आपको, ये मिनिमम आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन के बारे में किसी भी इंटरव्यू में जब आप अपीयर होते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।